नमस्कार साथियों। आज अपने बात कर रहे हैं भौतिक भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की। टॉपिक का नाम है भू संचलन। ये हमारी पृथ्वी के भीतर के ऐसे मूवमेंट होते हैं, ऐसे संचलन होते हैं, धरातल का ऐसा खिसकाव होता है कि उनसे कुछ स्थलाकृतियाँ उभर कर सामने आती हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। अब सेमेस्टर के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है, तो आप इनमें क्वेश्चन और फिर अंदाज़ा लगाइएगा कि इनमें से राइट आंसर कौन सा है, और फिर इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से बहिर्जात यानी कि समतल स्थापक बलों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है ए पवन, बी नदी, सी पटल विरूपण, डी हिमनद। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जिनमें से आपको यह देखना है कि बहिर्जात बलों में यानी कि जो एग्जिट फोर्स है हमारी पृथ्वी के ऊपर जो काम करते हैं, उन बलों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो राइट आंसर आपने पहचान लिया होगा। हाँ जी, बिल्कुल राइट आंसर है पटल विरूपण। ये शामिल नहीं है, नहीं है पे विशेष ध्यान देना है। तो बहिर्जात बलों में शामिल नहीं है, क्योंकि पटल विरूपण जो है वो आंतरिक बलों में शामिल होता है। बहिर्जात बल होते क्या है? हमारी पृथ्वी के बाहर जो पवन है, नदियां हैं और हिमनद है, सागरीय लहरें हैं, तो ये सभी, या हिमानी हिमनद है यानी, ठीक है, तो ये सभी कार्य करते हैं जो हमारी पृथ्वी के बाहर होते हैं। और आंतरिक जो बल होते हैं जो अंदर हमारी पृथ्वी के कार्य करते हैं, उनमें भूकंप, ज्वालामुखी, आकस्मिक बल आते हैं। तो ये बाहरी बलों में शामिल नहीं है, तो पटल विरूपण शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? बाहरी बल है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसका संबंध अपनति व अभिनति से है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, पर्वत, पठार, मैदान और महासागर। इन चारों में से कौन सा सही आंसर है जिसका संबंध अपनति और अभिनति से है? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए पर्वत। पर्वत के जो निचले ढाल होते हैं, यानी कि घाटी का जो नीचे का तल होता है, पर्वतों के जो 2 पर्वतों के बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर जो इसे अपने क्या बोलते हैं? अभिनति। और ऊपरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपनति। नति यानी कि यहाँ पर अंश का मान है जो इस लोअर पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट के बीच में मापा जाता है। तो ये अभिनति है, ये अपनति है। तो किससे संबंधित है? पवन से संबंधित है। पहले में क्या था? सी। इसमें क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 3, वलन के दोनों भुजाओं का झुकाव बराबर होने पर कहलाता है। कि वलन यानी कि जब हमारी पृथ्वी के ऊपर ये क्षैतिज संपीड़न होता है, तो इस प्रकार से मोड़ पड़ जाता है, एक मुड़ाव पड़ जाता है सतह के भीतर। इसे फोल्डेड माउंट मतलब कहते हैं, फोल्डेड हो जाता है। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? कि वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव जब बराबर होता है तो उसे अपने बोलते हैं। ऑप्शन ए है सममित, ऑप्शन बी है असममित, ऑप्शन सी है एक दिक्नत, और ऑप्शन डी है प्रतिवलन। तो राइट आंसर है इसका सममित वलन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए सममित वलन, यानी कि जिन वलनों की दोनों जो ढाल हैं उनकी भुजाएं जो है वो एक सामान्य ढाल के रूप में होती है, तो उसे इस तरह, तो उसे अपने बोलेंगे सममित वलन। अगर एक भुजा का ढाल अलग है, दूसरी का कुछ अलग रह जाता है, तो उसे असममित बोलेंगे। एक दिक्नत में क्या होगा? एक ढाल बिल्कुल सामान्य रहेगा, दूसरा बिल्कुल लंबवत खड़ा रहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? एक दिक्नत। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, वृहद वलन की वृहद अपनति और अभिनति में मिलने वाली छोटी छोटी जो अपनतियां हैं क्या कहलाती है? पहले ही क्या है? एक वृहद वलन है, ठीक है, एक विकसित वलन है, यानी कि मोड़ पड़ चुका है सतह के भीतर। इसकी अपनति और अभिनति, एक वृहद वलन की अपनति और अभिनति में मिलने वाली छोटी छोटी अपनतियाँ, यहाँ पर मिल जाए कोई अपनति, यहाँ पर कोई अपनति मिल जाती है, छोटी सी अपनति मिल जाती है, यानी ऊपर उठ जाते हैं सतह कहीं पर भी अपनति और अभिनति में। यहाँ पर अगर मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे हम? ए ऑप्शन है बंद वलन, बी है प्रतिवलन, सी है समनत वलन, डी है पंखा वलन। हाँ जी, बिल्कुल राइट आंसर है डी, पंखा वलन कहेंगे उसे। जब अपनति और अवनतियों के अंदर छोटी छोटी अपनतियां दिखाई देती है तो उसे अपने वृहद वलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, तीव्र क्षैतिज संचलन तथा संपीड़न के कारण एक वलन की भुजा टूटकर
दूर स्थित अन्य वलन पर चढ़ जाती है तो उससे उत्पन्न स्थलाकृति कहलाती है। मान लीजिए एक वलन पहले से ही है और दूसरा वलन जो है उससे किसी संपीड़न की वजह से कोई फोर्स लगी है यहाँ से, जिसकी वजह से ये टूट कर कहाँ चढ़ गया है, दूसरे दूर स्थित वलन के ऊपर चढ़ गया है। तो इसे अपने क्या कहेंगे, इसे जो इसके ऊपर चढ़ गया है इसे अपने क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है नति कहेंगे, बी है ग्रीवाखंड, सी है भूपटलीय बंकन और डी है भ्रंशतल। तो राइट आंसर इसमें रहेगा अपना ऑप्शन बी ग्रीवाखंड या नाप्य कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रीवाखंड या नप्य कहेंगे। इसमें क्या होता है कि एक वलन पहले से ही है, दूसरा वलन उस वलन के ऊपर दिखाई देता है, स्पष्ट दूर से इसके ऊपर चढ़ा हुआ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से वलन का प्रकार नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रकार जो है वो वलन के प्रकारों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए है खुला वलन, बी है सम्मित वलन, सी है गोल वलन, डी है अवनमन वलन। इनमें से कौन सा जो है वलन के प्रकारों में शामिल नहीं है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी गोल वलन। गोल वलन जो है वो वलन में शामिल ही नहीं है, प्रकार नहीं है इसका। खुला वलन होता है, सम्मित वलन होता है, अवनमन वलन होता है, लेकिन गोल वलन नहीं होता। तो ये ऑप्शन अपना राइट है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, ग्राबेन स्थलाकृति निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपने देखना है ग्राबेन है क्या। तो ग्राबेन जो आकृति है इनका संबंध किससे है देखते हैं। ऑप्शन ए है भ्रंश, ऑप्शन बी है वलन, ऑप्शन सी है भूकंप, ऑप्शन डी है ज्वालामुखी। बिल्कुल सही जवाब है अपना ऑप्शन ए, भ्रंश से संबंधित है। ग्राबेन को अपने क्या बोलते हैं? इसे ग्राबेन कह लो या क्या कहो, रिफ्ट घाटी। क्या कहो? रिफ्ट घाटी। इसे ग्राबेन कह सकते हैं या रिफ्ट घाटी कह सकते हैं। जब दो जगह पर यानी सतह के ऊपर दो स्थानों के बीच में बहुत दूर पर दो भ्रंश पड़ जाते हैं तो बीच का जो भाग है वो क्या हो जाता है, मान लो अगर नीचा चला जाता है तो घाटी का आकार बन जाता है। इसी को अपने रिफ्ट घाटी या ग्राबेन कहते हैं। इसका संबंध किससे है? भ्रंश से है। ये भ्रंश के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली स्थलाकृति है भ्रंशन की वजह से। और क्वेश्चन है 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्षैतिज संचलन के कारण धरातल का ऊपर उठा गुंबद नुमा आकार क्या कहलाता है? जब क्षैतिज संचलन होता है यानी कि इस प्रकार से यहाँ से, इस प्रकार से यहाँ से, ये स्थल भाग है पूरा पूरा, और ये बीच का स्थल जो है यहाँ से क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। इसका ऊपरी उठाव यानी गुंबद जैसी आकृति का इसका ऊपरी उठाव यानी गुंबद जैसी आकृति का जो आकार है दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है अवसंवलन, बी है उत्संवलन, सी है पिरामिड, डी है नापी। इसमें आपका राइट आंसर होगा उत्संवलन, यानी कि वलन का ही रूप है लेकिन ये सतह जो है गुंबद के आकार से यानी एक बीच से उभर कर सामने आने वाली आकृति है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रीक भाषा के शब्द ओरोज OROS, ग्रीक भाषा के शब्द ओरोज का तात्पर्य है। ऑप्शन आपके सामने, ए भूषणति, बी नदी, सी समुद्र तल, डी पर्वत। तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल सही पर्वत। यहाँ ओरोज के साथ में एक शब्द इसका इस्तेमाल किया जाता है ओरोजेनेटिक मूवमेंट, यानी कि पर्वतीय संबंधी जो संचलन होता है पर्वतों का उसी के लिए यूज करते हैं ओरोजेनेटिक मूवमेंट। तो यहाँ ओरोज का ग्रीक भाषा के शब्द ओरोज का शाब्दिक अर्थ हमने क्या बताया है? पर्वत। तो उम्मीद करते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। सेमेस्टर का सिस्टम चल रहा है, पहली बार विद्यार्थियों से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं आपके लिए आसान से क्वेश्चन ढूंढ के ला रहा हूँ। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि इसी के साथ में मैं आपके लिए और भी जो क्वेश्चनों की श्रृंखला है वो लाता रहूँगा। एक बार प्रत्येक टॉपिक से अपने छोटे छोटे क्वेश्चनों को उठा रहे हैं, बिल्कुल सरल से क्वेश्चन है। दूसरी बार इन्हीं टॉपिक से एक बार ये भौतिक बॉल मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर से इसी में जब अपने आगे लगातार चलते जाएंगे तो कुछ थोड़े से क्रिटिकल जो कि RPSC IAS वगैरह में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उन्हीं से संबंधित क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।